जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल टॉप टिप्स मेकर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 में बड़ी मात्रा में भर्ती आने वाली है, तो जिनको लेकर यहाँ पे जीके जीएस का स्पेशल क्लास चला रहे हैं। ये हमारा 10वीं क्लास है। इनसे पहले आपका 9 क्लास हो चुका है। इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आप इस क्लास को रेगुलर देखते हैं तो आपका जीके जीएस से 55 से 60 नंबर आपका कवर हो जाएगा, जो आपको रिजल्ट दिलाने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सभी को देखने वाले हैं। अगर आपसे एग्जाम में इनसे रिलेटेड अगर प्रश्न पूछेगा तो आपका यहाँ पे 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो बारीकी से सभी को यहाँ पे देखते हैं। तो आपको यहाँ पे जो है इस फैक्ट को जो है अपने कॉपी में नोट भी करना है। वो इसलिए क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो और आप इन सभी चीज़ों को याद रख पाएँ। तो आज का यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर गैस का जो आवरण है उसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। तो वायुमंडल जो होता है वह 5 परत होता है। यानी वायुमंडल की कितने परत होता है? 5 परत होता है। कौन कौन सी परतें होती है तो इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, ये जो है हमारा पृथ्वी है। अब इनके करीबी वाला जो परत होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल, उसके बाद यहाँ पे बाह्य मंडल। तो वायुमंडल के टोटल कितने परत होते हैं तो आपको याद रखना है 5। इनको याद रखने का भी बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि वायुमंडल का जो सबसे बाहर वाला परत है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल। बहुत ही आसान है। जो बाहर वाला परत है यानी सबसे बाद वाला जो परत है उसको हम लोग बाह्य मंडल बोलेंगे। और जो बीच में है यानी बीच में टोटल 5 परत है, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, तो बीच में जो भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे मध्य मंडल। बीच में है इसीलिए मध्य मंडल। अब ज़्यादा खलबली जो होता है तो कौन सा मतलब मंडल में होता है तो सबसे निचला वाला परत में क्या होता है? ज़्यादा खलबली होता है। यानी मौसमी घटना, ठंडा जाड़ा, ये सब मौसम वाले जो घटना घटते हैं, बहुत ही चीज़ें यहाँ पे घटना घटती है, यानी इसको हम लोग खलबली बोलते हैं। खलबली वाला मंडल, खलबली का मतलब क्षोभ होता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्षोभ। अब क्षोभ के बाद वाला जो मंडल है उसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। वो इसलिए क्योंकि इसका जो है ताप वो समान ही रहता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये इसका ताप जो है समान ही रहता है, इसलिए इसको नाम रख दिया समताप। अब यहाँ पे मध्यमंडल के बाद जो बचा इसको नाम रखा गया है ताप। तो ये बहुत ही आसान है, इसको याद रखना। अब इनसे जो है कभी कभी एग्जाम में इसकी मोटाई पूछ लिया जाता है, तो यानी कौन सा मंडल का कितना मोटाई है तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी याद रखने का तरीका है। देखिए, आपको नंबर याद रखना है 12, 50, 80, 700, उसके बाद याद रखना है 1,90,000। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसको क्या याद करने का तरीका है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, क्षोभ मंडल की अगर मोटाई आपसे पूछे तो आपको बताना है 0 से 12। क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल? ताप मंडल। तो ताप मंडल की मोटाई आपसे पूछे तो 12 से 50। उसके बाद मध्य मंडल तो 50 से 80। उसके बाद ताप मंडल का पूछे तो यहाँ पे 80 से 700 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बाह्य मंडल यानी सबसे जो बाहरी परत जो है उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य मंडल। इसकी मोटाई की बात करें तो 700 से 1,90,000। पहले सबसे पहले आपको याद रखना है 12, 50, 80, 700, उसके बाद 1,19,000। तो यहाँ पे इस तरह से इसको याद आप आराम से रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो किनसे मापा जाता है तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगला है, वायुमंडलीय दाब का जो एसआई मात्रक होता है वह बार होता है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखना है। किससे मापा जाता है वायुमंडल? तो बैरोमीटर से, लेकिन इसका एसआई मात्रक आपसे पूछेगा तो बार होता है, ठीक। अब यहाँ पे है, वायु है गैसों का मिश्रण। सही बात है, वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन का यहाँ पे 21% है, कार्बन का यहाँ पे 0.03% है। यानी सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पे वायु में बात करें तो नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो 78% है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है तो 78। उसी तरह से ऑक्सीजन जो है 21% है और यहाँ पे कार्बन जो है 0.03% है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस। यानी वायुमंडल में कौन सा अक्रिय गैस यहाँ पे पाया जाता है? विद्यमान है मतलब। तो आर्गन गैस जो है आपका यहाँ पे
वो वायुमंडल में विद्यमान है, पाया जाता है। यहाँ पे देखिए अक्रिय गैस की बात हो रही है। अक्रिय गैस को हम लोग निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अक्रिय गैस की अगर संख्या पूछे तो अक्रिय गैस की संख्या टोटल यहाँ पे 6 है। कौन सा ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल में? तो यहाँ पे 18वें जो ग्रुप है उन्हीं में ये अक्रिय गैस यहाँ पे सारी आता है। टोटल 6 यहाँ पे अक्रिय गैस है। अगर यहाँ पे नाम की बात करें तो आपका यहाँ पे हीलियम हो जाएगा, उसके बाद नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्रिप्टॉन हो जाएगा, उसके बाद जेनॉन हो जाएगा, उसके बाद रेप्टॉन हो जाएगा, है ना, रेप्टॉन। तो यहाँ पे टोटल 6 अक्रिय गैस है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, भारत की जलवायु जो है वो कैसी होती है? तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी दोनों यहाँ पे होती है। यानी भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय भी है और मानसूनी भी है। देखिए यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कहने का मतलब हुआ, यानी उष्ण का मतलब गर्म, उष्ण का मतलब यहाँ पे गर्म, यानी गर्मी भी है और मानसूनी भी है। मानसूनी का मतलब वर्षा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, भारत की जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय होती है, मानसूनी भी होती है। ये क्यों होती है? तो आपको जलवायु पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे पता चलेगा। फिलहाल आपको यहाँ पे याद रखना है, भारत की जो जलवायु होती है वो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी होती है। अब यहाँ पे है, वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का जो संबंध कहलाता है वो पारिस्थितिकी कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पे है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। वायुमंडल की सबसे जो निचली वाला परत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सब सारे जितने भी फैक्ट बताए जाते हैं आपको कॉपी में नोट कर लेना है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं, तभी आपको ये सब सारा चीज़ याद होगा, है ना। इनको याद करना ही है, तभी आपका यहाँ पे 55 से 60 नंबर आपका आ पाएगा, ठीक। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो बाहर है तो उसको बाह्यमंडल बोलेंगे, जैसे कि हम आपको इस फिगर के माध्यम से बता दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। कितना ताप घटता है? तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो ताप क्या होता है? घट जाता है। कितना ऊपर जाते हैं तो कितना ताप यहाँ पे घटता है, तो ये एग्जाम में आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 165 मीटर अगर आप ऊपर जाते हैं तो आपका ताप घट जाएगा, यानी ताप घट जाएगा। 165 मीटर ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे घट जाता है। यानी 165 मीटर ऊपर कोई जाएगा तो टेम्परेचर कितना घट जाएगा, ताप कितना घट जाएगा? तो 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे घट जाएगा। लेकिन 1 किलोमीटर अगर कोई ऊपर जाएगा तो 6.4 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा। अब यहाँ पे है अगला पॉइंट, मौसमी घटनाएं जो घटती है वो क्षोभ मंडल में ही घटती है। मौसमी घटनाएं कहने का मतलब हुआ ये गर्मी, वर्षा, जो ठंडा होता है, ये सब सारा क्षोभ मंडल में ही होता है। बाकी मंडलों में ये सब चीज़ नहीं होता है। बाकी मंडलों में ये सब सारा मौसमी घटनाएं नहीं होती है, सिर्फ कहाँ पे होती है? क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल की अगर मोटाई आपसे पूछे तो आपको याद रखना है 0 से 12 किलोमीटर तक होती है। अब यहाँ पे है, उल्का से संबंधित घटनाएं जो होती है वो कहाँ होती है? मध्य मंडल में होती है। मध्य मंडल में ही उल्का से संबंधित घटनाएं होती है, यानी उल्का पिंड जो आती है वो मध्य मंडल तक ही आ पाता है, बाकी ये मंडलों में नीचे नहीं आ पाता है, यानी यहीं तक रह जाता है उल्का पिंड, ठीक। तो ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे है, वायुयान जो उड़ते हैं कौन सा मंडल में? तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि वायुयान जो उड़ते हैं वो कौन सा मंडल में? तो वायुयान जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं। कौन सा मंडल में? समताप मंडल में उड़ते हैं। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, रेडियो तथा संचार संबंधित है किससे? आयनन मंडल से, आयन मंडल से। रेडियो तथा संचार संबंधित है, यानी रेडियो, ये संचार जो होता है, जो सैटेलाइट होता है, ये सब कौन सा मंडल में होता है? तो आयन मंडल में। देखिए यहाँ पे ताप मंडल को ही हम लोग बोलते हैं आयन मंडल। इसको बोलते हैं ताप मंडल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। तो यहीं पे सारा सैटेलाइट वगैरह सब होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको याद रखना है, रेडियो तथा संचार संबंधित होता है वो आयन मंडल से। अब यहाँ पे है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं ये सब कौन कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, NO2, ये सब सारा क्या है? ग्रीन हाउस है, जिनकी वजह से जो है पृथ्वी का भूतापन भी क्या हुआ? बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा हो गया है पृथ्वी में, तो जिसकी वजह से पृथ्वी का भी ताप क्या हो गया? बढ़ गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है, यानी वायु में अगर जल की उपस्थिति है तो उसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं, यानी नमी बोलते हैं। नमी भी होता है, यानी वायु में अगर यहाँ पे जल मिला हुआ है तो उसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं।
जिनकी वजह से भी इनकी वजह से भी वर्षा भी होती है। अब यहाँ पे है वायुमंडल की आर्द्रता जो मापक यंत्र है वो हाइग्रोमीटर, यानी वायु में कितना आर्द्रता है इसको हम लोग किन से मापेंगे, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है भूमंडल के कितने भाग पर जल है, तो 71% है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे है वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा होती है 0 से 4%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, 0 से 4%। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, जो पृथ्वी है यानी जीव मंडल है, तो इस पर जो है ऊर्जा का मूल स्रोत कौन सा है, यानी सूर्य जो है यहाँ पे ऊर्जा का मूल स्रोत है, यानी सूर्य से जो रोशनी मिलता है यही हम लोगों के लिए क्या है, ऊर्जा है, यानी मूल स्रोत है ये सूर्य जीव मंडल के लिए। ठीक, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कितना प्रतिशत, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है कितना प्रतिशत, तो 51%। सौर विकिरण कहने का मतलब हुआ कि सूर्य से जो प्रकाश मिल रहा है, जो ऊर्जा मिल रहा है, क्या वो 100% मिल रहा है, नहीं, 100% नहीं मिल रहा है। अब कई परतों से गुजर कर आना यहाँ पे सूर्य आता है, तो कहीं जो है यहाँ पे सौर विकिरण घट जाता है, पृथ्वी तक आते आते जो है आपको यहाँ पे 51% ही सौर विकिरण यहाँ पे होता है। अगला यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है कहाँ पे, तो विषुवतीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा संवहनीय वर्षा होती है। वो इसलिए क्योंकि विषुवतीय क्षेत्रों में जो है यानी विषुवत रेखा में जो है सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ता है, जिनके वजह से संवहनीय वर्षा होती है। ये आपको चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा जलवायु, तभी आपको ये सब चीज़ें समझ में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे है अधिकतम वर्षा होती है कहाँ पे, तो विषुवतीय क्षेत्रों में, तो ये आपको याद रखना, अधिकतम वर्षा कहाँ होती है, विषुवतीय क्षेत्रों में। अगला यहाँ पे है पछुआ हवाओं के कारण होती है चक्रवाती वर्षा, यानी चक्रवाती जो वर्षा होती है वो कैसे होती है, तो पछुआ हवाओं के कारण होती है। अगला पॉइंट है न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, तो ध्रुव क्षेत्रों में होती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे धूप वगैरह नहीं पड़ पाता है और यहाँ का वायुदाब क्या हो जाएगा, वायुदाब यहाँ पे बढ़ा हुआ रहता है। जहाँ पे ताप ज़्यादा पड़ता है यानी सूर्य का रोशनी ज़्यादा पड़ता है तो वहाँ पे वायुदाब घट जाता है, वायुदाब घट जाता है यानी हवा हल्का हो जाता है, तो दूसरा हवा वहाँ पे भरने का कोशिश करता है। अब ये हवाओं के साथ जो है पानी का मात्रा भी रहता है, यानी जिसको आर्द्रता बोलते हैं, जिनके कारण से यहाँ पे वर्षा भी होती है। तो यहाँ पे ध्रुवीय जो क्षेत्रों में वर्षा इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे सूर्य का ताप जो है वह नहीं मिल पाता सही मात्रा में, जिनके वजह से वायुदाब नहीं घटता है, यानी वायुदाब बढ़ा रहता है, जिनके वजह से यहाँ पे वर्षा उतना नहीं हो पाता है। यहाँ पे अगला पॉइंट है पछुआ जो हवा कहलाती है क्या कहलाती है, तो गर्जता चालिसा यहाँ पे कहलाता है, गर्जता चालिसा कहलाएगा। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है फेरल का नियम संबंधित है किनसे, तो पवनों की दिशा से जो है संबंधित है फेरल का नियम से। फेरल ने क्या कहा था कि पृथ्वी जो घूम रही है, जिनकी वजह से पृथ्वी क्या कर रही है, घूम रही है पश्चिम से पूर्व, और जिनकी वजह से यहाँ पे हवा का जो दिशा होना चाहिए वैसा नहीं है, यानी उत्तरी गोलार्ध में हवा क्या कर रही है, सीधे ना बहकर वह दाईं ओर क्या हो रही है, मुड़ रही है, सीधे ना बहकर दाईं ओर क्या करती है, मुड़ जाती है। और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में सीधे ना बहकर यह बाईं ओर मुड़ जा रही है, किधर, बाईं ओर मुड़ जाती है। याद रखने का तरीका क्या है, फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी जब घूर्णन करती है यानी हवा सीधे न बहकर किधर बहती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर ये मुड़ जाती है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे है महासागरों की औसत गहराई कितनी है, तो 4000 मीटर यहाँ पे महासागर की औसत गहराई है। अब यहाँ पे है समुद्री जल की औसत लवणता की बात करें तो 35% है, यानी समुद्री जल जो है इसकी लवणता की बात करें तो 35% है, यानी 100% यहाँ पे लवणता नहीं है, मात्र यहाँ पे 35% क्या है, लवणता है समुद्र जल में। समुद्र जल में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, ये तो बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे है सर्वाधिक लवणता जो होती है वो कौन सी झील की होती है, जो तुर्की में स्थित है, इसकी लवणता 330% तक की होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा नमकीन इसका पानी होता है। किसका, वान झील का, वान झील जो होता है इसकी अगर पानी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा लवणता है, यानी नमकीन है, जो तुर्की में स्थित है। कितना प्रतिशत तक ये नमकीन होता है, यानी लवणता होता है, तो 330% तक। अब यहाँ पे है जल राशि का स्वच्छ जल भाग है कितना, यानी जल जितना भी पृथ्वी में है तो स्वच्छ जल यानी मीठा जल जिसको बोल सकते हैं तो कितना प्रतिशत है, 2.5% है, बाकी क्या है, लवणीय है। अब यहाँ पे है ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट किसका उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान का ये सब उदाहरण है। ग्रेनाइट हो गया, डोलेराइट हो गया, बेसाल्ट किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान का। उसी तरह से सैल, चूना पत्थर,
कंग्लोमरेट और कोयला ये अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। और यहाँ पे नाइस, स्लेट, संगमरमर ये रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है। अब यहाँ पे है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे जल वाष्प, यानी पृथ्वी का ताप यानी इसको बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व कौन है, यानी पृथ्वी का ताप किन की वजह से बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प की वजह से यहाँ पे पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, यानी यही दोनों यहाँ पे उत्तरदायी है पृथ्वी के ताप बनाए रखने में। आगे यहाँ पे सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन, तो ओजोन परत करता है। देखिए यहाँ पे पृथ्वी से ओजोन परत जो है वो कितनी दूरी तक, मतलब कितनी दूरी, अब यहाँ पे ओजोन परत जो है पृथ्वी से कितना दूर है, तो आपको याद रखना है 30 किलोमीटर दूर है। यानी पृथ्वी से ओजोन परत कितना किलोमीटर दूर है, तो 30 किलोमीटर यहाँ पे दूर है। अगला यहाँ पे ओजोन परत मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो डॉप्सन कहलाती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत में छिद्र होता है, यानी नष्ट करता है। अगला है यहाँ भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है कौन सा चीज़ों से, अगला यहाँ पे भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है। ये आप जलवायु चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब सारा चीज़ें पता चलेगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे अगला है मानसून, क्या हो जाएगा, मानसून सबसे पहले आता है तो कहाँ पे, तो केरल में सबसे पहले मानसून आता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मानसून जो है भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है, तो केरल में आता है। क्यों आता है, तो आपको यही चैप्टर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा जलवायु, तभी पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे है जाड़े के दिनों में वर्षा होती है तमिलनाडु के तटों पर। जाड़े के दिनों में वर्षा जो होती है वह तमिलनाडु राज्य जो है यानी इनके तट पर यहाँ पे जाड़े के दिनों में भी वर्षा होती है। लेकिन इधर अपना बिहार, यूपी, झारखंड, पंजाब, हरियाणा इधर जो है जाड़े में वर्षा नहीं होती है, लेकिन तमिलनाडु में वर्षा होती है जाड़े के टाइम में भी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मानसून जो है वो उस समय लौट रहा होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जलवायु का है, तो अगर आप जलवायु को पढ़ते हैं तो आपको ये सब सारा चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको जलवायु पढ़ना है तो आप यहाँ पे 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनसे रिलेटेड पर्यावरण से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे सभी को यहाँ पे हम आपको बता दिए। तो आपको इनको रिवीजन करना है, तभी ये सब सारा चीज़ें आपको याद रह पाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।